मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपना फोन स्विच ऑन करता है किसी को कॉल करने के लिए। तभी दूसरी तरफ पुलिस वाले उस फोन के स्विच ऑन होते ही उसे ट्रैक करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ ही सेकंड्स बात करके फिर से फोन को बंद कर लेता है, जिसके चलते पुलिस वाले फिर से उस आदमी को ट्रैक नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद उस आदमी की कार एक सुनसान रास्ते में आके बंद पड़ जाती है और फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होती। तभी इसकी कार के सामने एक और कार आके खड़ी हो जाती है। अब उस कार में से एक आदमी इसकी कार की तरफ आता है और उसे खिड़की का शीशा नीचे करने को कहता है और यहीं पे ये सीन होता है कट। इधर दूसरे सीन में गौरी नाम की लेडी अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने वाली होती है, लेकिन एंड मौके पे उसका पति नंदन वहां आ जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहां गौरी की जान बच जाती है। असल में कुछ टाइम पहले गौरी की बेटी की मौत हो गई थी, जिसके चलते गौरी डिप्रेशन में चली गई और इसलिए सुसाइड करने की कोशिश की। अगले दिन नंदन का फ्रेंड उससे घर पे मिलने आता है। वो काफी डरा हुआ और घबराया हुआ लग रहा होता है। इधर नंदन के घर पे ताला लगा होता है, जहां उसका पड़ोसी बताता है कि ये लोग किसी वेकेशन पे गए हैं और आने में इन्हें कुछ दिन लग जाएंगे। अब वो फ्रेंड अपनी गाड़ी लेकर वहां से वापस जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके चलते बीच रास्ते में कार में ही उसकी मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ एसपी नंदन सनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, जहां हमें इनकी बातों से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में शहर में कुछ मर्डर्स हुए हैं। पहले उन मर्डर्स की जांच सीआई श्रीनिवासन नाम का एक पुलिस ऑफिसर कर रहा था, जहां उसने इस केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली थी। लेकिन एक पॉइंट पर आकर जब उससे ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो उसने बीच में ही ये केस छोड़ दिया। इसलिए अब ये केस एसपी नंदन को सौंपा गया है। अब नंदन उस केस से जुड़ी सारी फाइल्स को स्टडी करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि कुछ दिनों पहले अंजलि नाम की एक लड़की का किसी ने उसी के घर में बेरहमी से मर्डर कर दिया। असल में अंजलि सीएसजे हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती थी। जब अंजलि छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। तभी से अंजलि की देखरेख उसके अंकल यानी चर्च के फादर ने की। अंजलि का एक भाई भी है जिसका नाम मार्टिन है और वो अभी यूएस में रहता है। अब सीआई श्रीनिवासन अपने तरीके से इस केस को सॉल्व करना शुरू कर देता है, जहां वो तहकीकात के चलते अंजलि के हॉस्पिटल में जाता है और वहां निखिल नाम के एक आदमी से पूछताछ करने लगता है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर सीआई श्रीनिवासन को बताता है कि अंजलि के पोस्टमार्टम के हिसाब से अंजलि के गले को एक धारदार चाकू से काट के एक बार में ही उसे मार दिया गया, बिना किसी स्ट्रगल या फिजिकल असॉल्ट के। और साथ में ही हमें उसकी बॉडी में से एक कैप्सूल मिला है, जिसके अंदर किसी के लिए एक छोटा सा मैसेज था, फॉर मार्टिन। उधर अंजलि की मौत के अगले दिन अंजलि का भाई मार्टिन यूएस से आ जाता है। अब एयरपोर्ट से मार्टिन का दोस्त जिम्मी उसे घर ले जा रहा होता है। मार्टिन अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके मरने पे काफी दुखी था। तभी हम नोटिस करते हैं कि एक पुराने मॉडल की कॉन्टेसा कार मार्टिन की कार को फॉलो कर रही होती है। अब रात को जब मार्टिन अपने रूम में सो रहा होता है, तभी दोबारा से वो कार मार्टिन के घर के बाहर आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद मार्टिन को कुछ अजीब सी आवाजें आती है, जिसके चलते उसकी नींद खुल जाती है और वो चेक करने के लिए उसी रूम में जाता है जहां अंजलि का मर्डर हुआ था। तभी अचानक पीछे से एक आदमी मार्टिन पे वार करता है और उसे भी मार डालता है और उसकी बॉडी को वहीं पे जला डालता है। इसके बाद इस केस की ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देख के सीआई श्रीनिवासन इस केस को वहीं बीच में छोड़ देते हैं और नंदन यहीं तक इस केस की स्टडी उन फाइल से करता है। अब उधर दूसरी तरफ गौरी का भाई विनय दुबई से आता है। विनय के आते ही डिप्रेस्ड गौरी फिर से थोड़ी बहुत खुश रहने लगती है। इसी बीच गौरी विनय को कहती है कि अब से तुम हमारे साथ ही रहो और अपने आगे की पढ़ाई और मास्टर्स डिग्री यहीं करो। लेकिन विनय यहाँ कहता है कि नहीं दीदी, मैं दोबारा दुबई लौट जाऊंगा और वहीं से पढ़ाई करूंगा। ये सुनकर गौरी फिर से अपसेट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदन और सनी फिर से उस डॉक्टर से मिलते हैं जिसने अंजलि और मार्टिन का पोस्टमार्टम किया था, जहां डॉक्टर बताता है कि अंजलि की मौत तो एक ही झटके में चाकू के वार से हो गई थी, लेकिन मार्टिन के केस में पहले उसकी किलर से हाथापाई हुई होगी, जहां एंड में मार्टिन मारा गया और तो और उसके पैर में एक स्टील रॉड लगा हुआ था। अब ये सब जानकारी हासिल करने के बाद नंदन घर जाता है, जहां विनय से उसे भी ये बात पता चलती है कि विनय कुछ दिनों में वापस दुबई लौट जाएगा। अब नंदन यहाँ दुखी मन से विनय को कहता है कि जब से हमारी बेटी इस दुनिया से गई, तब से मैं तो फिर भी अपना दुख और अकेलापन दूर करने के लिए इन मर्डर केसेस में उलझा रहता हूँ।
लेकिन गौरी के पास तो वो भी नहीं है, इसलिए तुम यहीं हमारे साथ रुक जाओ, जिससे गौरी और मुझे, हम दोनों को खुशी होगी कि कोई तीसरा मेंबर भी है इस घर में। अब विनय यही रहने के लिए मान जाता है और सीधे गौरी को जाके ये बात बताता है कि वो अब से यहीं से अपने मास्टर्स की पढ़ाई करेगा। ये सुनते ही गौरी काफी खुश हो जाती है। अब अगले सीन में नंदन पुलिस ऑफिस में सनी से पूछता है कि सीआई श्रीनिवासन ने अपने इन्वेस्टिगेशन में किसी को मेन सस्पेक्ट बनाया था, वो कौन है। अब सनी यहाँ कहता है कि सर, हमारे पहले की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो मेन सस्पेक्ट मार्टिन का दोस्त जिम्मी है। अब नंदन कहता है कि सनी, तुम्हें उसी पे शक क्यों है। यहाँ सन्नी कहता है कि सर, जिम्मी और मार्टिन सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, बल्कि ये दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। लेकिन काफी टाइम से दोनों के बीच बिजनेस को लेकर कुछ झगड़े चल रहे थे, जिसके चलते जिम्मी बार बार मार्टिन को इंडिया बुला रहा था, लेकिन मार्टिन इंडिया नहीं आ रहा था। इसमें हो सकता है कि जिम्मी ने ही मार्टिन की बहन अंजलि को मरवा डाला हो, ताकि मार्टिन को इंडिया आना पड़े। और दूसरा रीजन ये है कि अंजलि के घर किलर दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आया था, बल्कि अंजलि ने खुद उनके लिए दरवाजा खोला था, जिसका साफ मतलब है कि अंजलि उस किलर को जानती थी। तो इसलिए हमारे हिसाब से जिम्मी ही वो मेन सस्पेक्ट है। अब ये सब जानने के बाद नंदन जिम्मी से मिलने जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, जहाँ जिम्मी कहता है कि मैं और मार्टिन बचपन के दोस्त थे। बड़े होकर जब मैंने बिजनेस करना चाहा तो अपने दोस्त मार्टिन को भी उसमें पार्टनर बना लिया, लेकिन बाद में मार्टिन की तरफ से बिजनेस में प्रॉब्लम्स आने लगी। इसमें मैंने उसे इंडिया आने को कहा। इस पे नंदन कहता है कि और वो नहीं आया तो तुमने उसकी बहन अंजलि को मरवा दिया, ताकि जिससे उसे यहाँ आना पड़े, और फिर तुमने उसे भी मरवा दिया है ना। ये सब सुनते ही जिम्मी भड़क जाता है। वो कहता है कि सर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैंने मार्टिन को नहीं मारा, और वैसे भी मैं अपना बयान पहले ही सीआई श्रीनिवासन को दे चुका हूँ, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अब नंदन यहाँ से सीधा अपनी हेड एसपी राशेल के पास जाता है, जहाँ राशेल उससे केस की प्रोग्रेस पूछती है। अब नंदन यहाँ बताता है कि अंजलि के मर्डर वाले दिन वहाँ पे 2 लोगों के पैरों के निशान पाए गए, जिसका मतलब है कि अंजलि को 2 लोगों ने मिलकर मारा। वहाँ एक जली हुई सिगरेट भी पाई गई, जो हो सकता है उनमें से किसी एक किलर की हो। हमने उस सिगरेट का फोरेंसिक टेस्ट करवाकर उसका डीएनए रिजल्ट भी हासिल कर लिया। उधर दूसरी तरफ मार्टिन के केस में एक ही किलर था। हमें मार्टिन के बॉडी के पास से किसी के खून के धब्बे मिले। अब हमने उस खून के धब्बे का डीएनए चेक किया, जो उस सिगरेट के डीएनए से पूरी तरह मिल रहा था। यानी अंजलि को मारने वाले दोनों किलर में से कोई एक है जिसने मार्टिन को भी मारा। तो मेरे हिसाब से उनमें से एक आदमी जिम्मी हो सकता है और दूसरा उसका कोई साथी। अब नंदन यहाँ कहता है कि हमें जिम्मी को एक्सपोज करने के लिए पहले उसके उस साथी को पकड़ना होगा। अब नंदन अपनी टीम के साथ एक बार में जाता है, जहाँ जिम्मी का एक खास साथी मुरुगन शराब पी रहा होता है। अब ये लोग मुरुगन को वहाँ से उठा लेते हैं और जेल में डाल के उसे खूब पीटते हैं। यहाँ नंदन मुरुगन से कहता है कि तुमने अंजलि और मार्टिन को मारा, बताओ क्यों और किसके कहने पे ये सब किया, सच सच बताओ। इस समय जिम्मी भी शामिल है ना। इसमें मुरुगन कहता है कि कौन अंजलि, कौन मार्टिन, सर मैं किसी को नहीं जानता। मैंने बहुत पहले ही जिम्मी के लिए काम करना छोड़ दिया, लेकिन अब मेरी जगह टिप्पर टोनी नाम का एक आदमी जिम्मी के लिए वो सब काम करता है। कुछ दिन पहले मैंने जिम्मी को टोनी के घर से बाहर आते देखा। मेरे पूछने पे जिम्मी ने बताया कि वो यहाँ कुछ दूसरे काम से आया था। अब नंदन यहाँ पूछता है कि क्या टिप्पर टोनी के पास पुराने मॉडल की कोई कॉन्टेसा कार है। इस पे मुरुगन कहता है कि हाँ सर, उसके पास एक ओल्ड कॉन्टेसा कार है। अब नंदन अपनी टीम के साथ टिप्पर टोनी के घर पहुंच जाता है, जहां उसकी बीवी बताती है कि कई दिनों से टोनी घर नहीं आया। अब फोरेंसिक टीम टोनी के घर की तलाशी लेती है और उसके कुछ सामान भी रख लेती है, ताकि उस पर डीएनए टेस्ट किया जा सके। अब सनी यहाँ टोनी की बीवी को जिम्मी की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। इस पे वो लेडी कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, टोनी इन्हीं के लिए कुछ काम करता है, बदले में ये सर टोनी को बहुत सारा पैसा देते हैं। बहुत अच्छे इंसान है ये सर। टोनी का जब पैर का एक्सीडेंट हो गया था और उसे स्टील की रॉड लगी थी, तो सारा खर्चा इन्हीं सर ने दिया था। उधर फोरेंसिक टीम टोनी के घर से मिले सामान की डीएनए टेस्ट कर ही लेती है, जो एकदम अंजलि के क्राइम सीन पे मिले डीएनए से मिल जाती है, जिससे अब ये बात कंफर्म हो जाती है कि अंजलि और मार्टिन के मर्डर में टिप्पर टोनी शामिल है। अब टोनी की खोज शुरू हो जाती है, जहां आगे और इन्वेस्टिगेशन करने पर नंदन को यह भी पता चलता है कि टोनी ने उन मर्डर्स के दौरान काफी फेक सिम्स का इस्तेमाल किया था, ताकि वो पकड़ा न जाए
अब नंदन सनी को कहता है कि तुम उन सभी सिम्स की कॉल हिस्ट्री और बाकी डिटेल्स निकलवाओ ताकि टोनी के खिलाफ हमें कुछ और सबूत भी मिल सके। अब एक रात जिम्मी रास्ते में टोनी की वांटेड वाली फोटो देख लेता है, जिसे देख के वो घबरा जाता है। इधर सन्नी को आगे तहकीकात करने पर यह भी पता चलता है कि अंजलि के मर्डर वाले दिन टोनी ने अपने फेक सिम से किसी को कॉल किया था। हो सकता है वो दूसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि जिम्मी ही हो। जहां दोनों सिम का टावर लोकेशन एक ही होटल के पास का दिख रहा था, इसलिए उस होटल के पास टोनी के अलावा जिम्मी को भी होना चाहिए। लेकिन जिम्मी के बयान के हिसाब से वो उस रात एक पार्टी में मौजूद था। अब नंदन जाके ये सारी अपडेट एसपी राशेल को देता है और बताता है कि कैसे अंजलि के मर्डर से पहले टोनी ने अपने फेक सिम से जिम्मी के फेक सिम पे कॉल किया। फिर ये दोनों 11 बजे के बाद अंजलि के घर के बाहर आए, जहां दोनों ने एक साथ अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और अपने काम को अंजाम दिया। इस पे राशेल पूछती है कि हम ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि टोनी ने जिम्मी को ही कॉल किया। इस पे नंदन कहता है कि डायरेक्टली तो हम ये चीज प्रूफ नहीं कर सकते मैम, लेकिन दोनों के फोन के IMEI नंबर से जरूर पता चल सकता है कि उन दोनों ने कब अपने फोन में नया फेक सिम डाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जिम्मी उस रात 11 बजे के बाद भी पार्टी में था, जैसा कि उसने CI श्रीनिवासन को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा, क्योंकि 11 बजे के बाद उस पार्टी के सारे कैमरा बंद थे। इसलिए अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर पाए कि जिम्मी पार्टी में 11 बजे के बाद था भी कि नहीं। और अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिम्मी 11 बजे के बाद वहां नहीं था, तो जरूर वही दूसरा गुनहगार है। अब नंदन और सनी निखिल से मिलने जाते हैं। असल में निखिल ने ही वो पार्टी रखी थी। अब नंदन निखिल से उस पार्टी में सभी लोगों की लिस्ट मांगता है और साथ में 11 बजे के बाद का अगर किसी भी तरह का कोई फुटेज मिल जाए तो इनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन निखिल यहाँ कहता है कि सर 11 बजे के बाद हमारा कोई भी वीडियोग्राफर पार्टी में मौजूद नहीं था, इसलिए हमारे पास कोई भी 11 बजे के बाद का फुटेज नहीं है। अब अगले सीन में नंदन सनी को समझाता है कि अंजलि का गला राइट से लेफ्ट की तरफ काटा गया, यानी यहाँ कातिल लेफ्ट हैंडी है। लेकिन अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ना तो टिप्पर टोनी और ना ही जिम्मी लेफ्ट हैंडी है। अब नंदन यहाँ कहता है कि सनी, अगर हम ध्यान से देखें तो अंजलि के मर्डर के बाद वहाँ पे कुछ पेपर्स बिखरे हुए थे जिन पे किलर्स के पैरों के निशान थे, जिसका साफ मतलब है कि कातिल जो भी है वो सिर्फ अंजलि को मारने नहीं आया था, बल्कि वो वहाँ कुछ ढूंढने भी आया था। इन बिखरे पेपर्स से हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने पहले अंजलि को मारा, फिर उसके घर की तलाशी भी ली। अभी तक हमने जिम्मी के खिलाफ हर एंगल से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। हो सकता है कि जिम्मी कातिल हो ही ना। सन्नी, हमें अब इस केस को दूसरे एंगल से सोचना चाहिए। अब सन्नी यहाँ कहता है कि सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन अंजलि के बॉडी में मिले कैप्सूल में मिले नोट पोल मार्टिन का क्या मतलब है? यहाँ नंदन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर, अभी के लिए हम इस चीज को साइड में रख देते हैं, वक्त आने पर हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस रात की पार्टी का 11 बजे के बाद का फुटेज ले आती है, जिसमें जिम्मी मौजूद था। यानी अब तो ये बात कंफर्म थी कि अंजलि के मर्डर के टाइम जिम्मी पार्टी कर रहा था। तभी नंदन की नजर पार्टी में एक वीडियोग्राफर पे पड़ती है, लेकिन निखिल तो कह रहा था कि 11 बजे के बाद उनका कोई भी वीडियोग्राफर वहां मौजूद नहीं था। यानी निखिल ने हमसे झूठ बोला। उसने ऐसा क्यों किया? अब नंदन सनी को कहता है कि तुम निखिल को अभी पुलिस स्टेशन बुलाओ। उधर दूसरी तरफ निखिल अपने घर जा रहा होता है। तभी सनी उसे कॉल करके पुलिस स्टेशन आने को कहता है। अब तक नंदन ये बात समझ चुका था कि हो ना हो निखिल कुछ तो हमसे छुपा रहा है, इसलिए उसने हमसे झूठ बोला। और वैसे भी निखिल उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहां अंजलि काम करती थी। अब ये सब सोचकर नंदन को निखिल पे शक हो जाता है। अब निखिल के आते ही नंदन उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। यहाँ नंदन कहता है कि निखिल, मैं जानता हूँ कि जिम्मी ही वो कातिल है, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो हमारी मदद कर सकते हैं सबूत इकट्ठा करने में? इस पे निखिल कहता है कि हाँ सर, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं आपको उनकी डिटेल्स दे देता हूँ। अब ये कह के निखिल अपने लेफ्ट हैंड से उनकी डिटेल्स एक पेपर पे लिखने लगता है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि निखिल लेफ्ट हैंडी है। ये देखते ही सन्नी और नंदन शॉक हो जाते हैं। अब निखिल के जाते ही तुरंत फॉरेंसिक टीम वहां आ जाती है और निखिल के पैरों के निशान को चेक करने लगती है, जहां आखिरकार हमें ये बात पता चलती है कि अंजलि के मर्डर के बाद मिले पैरों के निशान और निखिल के पैरों के निशान एक ही है। अब नंदन यहाँ कहता है कि सनी,
अब से हमारा मेन सस्पेक्ट जिम्मी नहीं बल्कि निखिल है। वो भी तो फेक सिम कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। और तो और वो भी उस दिन पार्टी में मौजूद था, लेकिन 11 बजे के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इधर निखिल पुलिस स्टेशन से घर लौट रहा होता है, जहां वो अपने दूसरे फोन को स्विच ऑन करता है। और यही वो सीन है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहां पुलिस उसके फोन को ट्रैक करने लगती है। लेकिन निखिल कुछ सेकंड्स में वो फोन फिर से बंद कर लेता है, जिससे पुलिस फिर से उसे ट्रैक नहीं कर पाती। तभी निखिल नोटिस करता है कि कोई दूसरी कार उसकी कार का पीछा कर रही है, लेकिन निखिल जैसे तैसे उसको चकमा देके वहां से निकल जाता है, जहां थोड़ी देर बाद एक सुनसान रास्ते पर उसकी कार बंद हो जाती है। तभी निखिल की कार के सामने एक पुरानी कॉन्टेसा कार आ जाती है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर निखिल की कार के पास आता है और उससे शीशा नीचे करने को कहता है। और यहीं पे ये सीन होता है कट। अब अगले दिन नंदन और सनी को पता चलता है कि निखिल का भी मर्डर हो गया। मरने से पहले निखिल ने जो लास्ट कॉल किया था, नंदन वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसमें निखिल एक आदमी को कह रहा होता है कि पुलिस टोनी की तलाश कर रही है और इधर मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि टोनी कहाँ गया। इसमें वो कॉल पे दूसरा आदमी ये कहता है कि शायद कोई है जिसने टोनी को गायब करवा दिया, तुम्हें भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए और दोबारा मुझे कॉल मत करना। अगले सीन में अब नंदन सनी को कहता है कि हम भी टोनी की तलाश में हैं और निखिल भी टोनी की तलाश में था, तो टोनी गया कहाँ? अगर मेरी मानो तो अब तक टोनी भी मर चुका है, यानी कुल मिला के अंजलि के दोनों गुनहगार निखिल और टोनी मारे जा चुके हैं। जरूर अंजलि का कोई करीबी ही होगा जिसने अंजलि के मर्डर का बदला लेने के लिए पहले टोनी को मारा होगा और फिर अब निखिल को। अब नंदन यहाँ कहता है कि वैसे तो अब दोनों कातिल मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये केस अधूरा है, क्योंकि हमें पहले तो उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने इन दोनों को मारा और दूसरा उस आदमी को ढूंढना होगा जिससे निखिल ने लास्ट कॉल पे बात की थी। अब आगे की तहकीकात के लिए नंदन अंजलि के अंकल यानी फादर से जाके मिलता है और उनसे जिम्मी और मार्टिन के बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है, जहां फादर कहते हैं कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भले ही उनमें बिजनेस को लेकर थोड़े बहुत झगड़े थे, लेकिन इससे उनकी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं आया था। और तो और यूएस में मार्टिन का पैर टूट गया था और उसके पैर में स्टील की रॉड लगी। और इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन जिम्मी को ये बात भी पता थी, जिससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। अब बातों ही बातों में नंदन की नजर अंजलि के एक फोटो पे पड़ती है, जिसमें अंजलि के साथ मार्टिन, जिम्मी और फादर खुद भी होते हैं। यहाँ अंजलि को याद करते हुए फादर कहते हैं कि अंजलि को लैवेंडर के फूल काफी पसंद थे। अब नंदन यहाँ पूछता है कि फादर, क्या अंजलि को कोई बॉयफ्रेंड भी था? इस पे फादर कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो नहीं, फिर भी मैं अंजलि के दोस्तों से इंक्वायरी करके आपको बता दूंगा। असल में नंदन को फादर पे भी शक था कि कहीं इन्होंने ही तो अंजलि के कातिल को नहीं मारा, लेकिन नंदन को इतनी पूछताछ के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। उधर दूसरी तरफ सन्नी को मार्टिन के फोन में एक वीडियो मिलता है जो वो नंदन को भेजता है। अब नंदन वो वीडियो देखता है। असल में ये वीडियो अंजलि का था, जो उसने मरने से पहले अपने भाई मार्टिन को भेजा था। इस वीडियो में वो काफी डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। यहाँ वो मार्टिन को कहती है, भाई मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, तुम शिहाब मोहम्मद नाम के आदमी को जानते हो ना? एक दिन शिहाब ने मुझे फोन करके कहा कि मेरे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और उस स्कैम का खुलासा करने में मेरी हेल्प मांगी। इसलिए मैं उसके कहने पर निखिल के कमरे में जाकर वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स ले आई और शिहाब को भेज दिया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स उठाते वक्त मैं ये बात भूल गई थी कि उस रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसमें मैं रिकॉर्ड हो गई। अब अंजलि शिहाब को कॉल करके सारी बात बताती है कि कैसे हॉस्पिटल वालों ने उसे सीसीटीवी में देख लिया होगा। इस पे शिहाब कहता है कि अंजलि तुम चिंता मत करो, मैं अपने एक दोस्त से हेल्प मांगने जा रहा हूँ। और इस तरह शिहाब नंदन के घर जाता है और यही सीन हमने शुरुआत में देखा था, जहाँ नंदन उसे नहीं मिलता और रास्ते में लौटते वक्त हार्ट अटैक के कारण शिहाब की मौत हो जाती है। अब अंजलि यहाँ कहती है कि भाई अब मैं अकेली पड़ गई हूँ और जल्दी वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे और शायद मुझे भी मार देंगे। हॉस्पिटल के वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास ही हैं, वो जरूर ये लेने यहाँ आएंगे, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ नहीं लगेंगे। लेकिन तुम्हें पता है ना वो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहाँ छुपाए हैं? अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उन लोगों को एक्सपोज कर देना। तभी थोड़ी देर में वहाँ निखिल और टोनी आके अंजलि को मार डालते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद नंदन उस डॉक्यूमेंट की तलाश में सनी को उस घर में भेजता है, जहां अच्छे से तहकीकात के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी नंदन को अंजलि के उस मैसेज का ख्याल आता है और मार्टिन
और उधर नंदन को याद आता है कि अंजलि के उस वीडियो में पीछे दीवार पे मार्टिन की फोटो लगी थी, जिसमें एक ही फ्रेम में 4 मार्टिन की फोटो थी। अब नंदन उन डॉक्यूमेंट्स का ठिकाना समझ जाता है और तुरंत अंजलि के घर पहुंच जाता है। वो उस फ्रेम को खोलता है और उसी में अंजलि ने वो डॉक्यूमेंट्स छुपाए थे, साथ में एक पेन ड्राइव भी जिसमें उस हॉस्पिटल्स में होने वाले सभी स्कैम्स की वीडियो भी थी। अब अगले सीन में नंदन एसपी राशेल से मिलता है और उन्हें सारा मैटर बताता है। यहाँ वो कहता है कि मैम, सीएसजे हॉस्पिटल का हेड जॉन सैमुअल है। अंजलि के उन डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है कि जॉन सैमुअल ने एक फार्मा कंपनी से हाथ मिलाया जो अलग अलग मेडिसिन बनाने का काम करती है। उस कंपनी ने एक नया ड्रग बनाया था जिसकी टेस्टिंग के लिए उस कंपनी ने जॉन से हेल्प ली, जहां जॉन ने पैसों के बदले अपने पेशेंट्स के ऊपर उन ड्रग को टेस्ट करने की परमिशन दे दी, जिसके चलते 5 पेशेंट्स की मौत हो गई। अब इसी स्कैम को एक्सपोज करने के लिए शिहाब मोहम्मद ने अंजलि की हेल्प ली। अगर शिहाब की बात की जाए तो वो एक हेल्थ केयर एनजीओ चलाता था, तो उसको पहले भी 1-2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, जिसके चलते सर्जरी के बाद उसके हार्ट में एक आर्टिफिशियल फेस मेकर लगाया गया, जिसके थ्रू उसका हार्ट चलता था। सीसीटीवी में अंजलि के पकड़े जाने के बाद जॉन ने निखिल की मदद से उस फेस मेकर को हैक कर लिया और इससे थोड़ी ही देर में शिहाब की दिल की धड़कनें कम होने लगी और फिर अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई, जो एक प्रॉपर प्लान मर्डर था। अब नंदन यहाँ कहता है कि मैम, अब हमें सबसे पहले जॉन सैमुअल को पकड़ना चाहिए। इस पे राशेल कहती है कि नहीं नंदन, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जॉन सैमुअल बहुत बड़ा आदमी है, हम उसको ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। तुम पहले उस किलर को पकड़ो जिसने टिप्पर, टोनी और निखिल को मारा। लेकिन नंदन यहाँ अपनी बात पे अड़ा रहता है कि नहीं मैम, जॉन के इंडिया वापस आते ही पहले हम उसे ही पकड़ेंगे। अब इस बात पर नंदन और राशेल में बहस हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में नंदन की बेटी जब बीमार पड़ी थी तो उसे भी सीएसजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ शायद उसी ड्रग की टेस्टिंग के चलते नंदन की बेटी भी मर गई। इसलिए नंदन पहले जॉन सैमुअल को पकड़ के अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन एसपी राशेल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। खैर आखिरकार नंदन उस किलर को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नंदन और सन्नी अंजलि के कब्र के पास जाते हैं अपनी श्रद्धांजलि देने। यहाँ नंदन नोटिस करता है कि उसकी कब्र पर लेवेंडर फूल का गुलदस्ता रखा था। तभी उसे याद आता है कि फादर ने बताया था कि नंदनी को लेवेंडर के फूल काफी पसंद थे, जिसका साफ मतलब है कि यह काम किसी ऐसे का है जो नंदनी को काफी अच्छे से जानता है और वही किलर भी है। यहाँ एक चीज और नोटिस करने वाली थी कि वो गुलदस्ता काफी फ्रेश लग रहा था, यानी वो किलर आज भी इस कब्र में आया था। अब ये दोनों पास के गुलदस्ते की दुकान पर जाते हैं और डिम्मी की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या इस आदमी ने ये बुके यहाँ से खरीदा था। इस पे दुकान वाला कहता है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है, वैसे वो आदमी आज भी यहाँ बुके खरीदने आया था। अब नंदन सन्नी को कहता है कि किलर ने पहले ही अंजलि के दोनों गुनहगारों को मार दिया, लेकिन इन सभी का मास्टरमाइंड जॉन सैमुअल अभी जिंदा है और आज वो वापस इंडिया लौट रहा है। कहीं किलर अब उसको भी न मार दे, तो अपनी टीम को एयरपोर्ट भेज दो ताकि जॉन के आते ही वो लोग उस पर नजर बनाए रखें। अब अगले सीन में नंदन अपनी टीम के साथ निखिल के मर्डर क्राइम स्पॉट की फुटेज देख रहा होता है, जहां उसे एक फार्मेसी की बिल मिलती है। सन्नी यहाँ कहता है कि सर, निखिल तो खुद ही हॉस्पिटल में काम करता था, तो वो ये दवाइयाँ बाहर से क्यों लेगा। हो सकता है ये बिल उस किलर का हो, जब वो निखिल को मारने आया हो तब ये उसकी पॉकेट से गिर गया होगा। अब नंदन और सन्नी उस फार्मेसी शॉप पे जाते हैं और उस डॉक्टर के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं जिसने ये दवाई प्रिस्क्राइब की थी। तभी नंदन को फादर का कॉल आता है, जहां वो कहते हैं कि नंदन, मैंने अंजलि के दोस्तों से पता कर लिया है और हाँ, कई सालों से उसका एक बॉयफ्रेंड था, मैंने तुम्हें उसकी फोटो भेज दी है, देख लो। अब नंदन जैसे ही वो फोटो देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अंजलि का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि गौरी का भाई विनय ही था। अब नंदन समझ जाता है कि हो ना हो विनय ही नंदनी के सबसे करीब था, तो उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए टॉनी और फिर निखिल को मारा होगा। अब नंदन तुरंत फोन करके गौरी को सारी बात बता देता है। गौरी सारा मैटर सुनने के बाद दुखी हो जाती है। वो सीधे अपने भाई विनय के रूम में जाती है, जहां ऐसा लग रहा था मानो विनय कहीं भागने की तैयारी कर रहा हो। यहाँ गौरी विनय से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे विनय कहता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, कल रात को ही हमारे बीच झगड़ा खत्म हो गया। इस पे गौरी उसे जोर का थप्पड़ लगा देती है, ये कह के कि क्या तुम इस न्यूज़पेपर वाली अंजलि से मिलने जा रहे हो जिसकी 10 दिन पहले मौत हो गई। अब विनय यहाँ समझ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है
वो रोने लगता है। अब अगले सीन में नंदन और सनी उस डॉक्टर से मिलते हैं और उसे दवाई की पर्ची दिखाते हैं, जहाँ डॉक्टर कहता है हाँ ये मेरी ही प्रिस्क्रिप्शन है। असल में ये जो लड़का था उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में चला गया था। असल में यहाँ विनय की ही बात हो रही थी। इधर दूसरी तरफ विनय अपनी और अंजलि की स्टोरी गौरी को बताता है, जहाँ वो कहता है कि मैं और अंजलि काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे। कभी कभी हमारे बीच छोटे मोटे झगड़े हो जाते थे, फिर अंजलि गुस्से में कुछ दिनों के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती थी। एक बार मैंने भी अंजलि के साथ मजाक करने के लिए सेम चीज उस पर ट्राई किया और अपना फोन एक हफ्ते के लिए बंद कर लिया। लेकिन जब मैंने अपना फोन फिर से ऑन किया तो अंजलि के काफी मिस कॉल्स थे और मैसेजेस थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि तभी मैंने अंजलि की मौत की खबर सुनी। गौरी, एक रात मैंने निखिल को कार से कहीं जाते देखा। मुझे पता था कि निखिल अंजलि का बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे अंजलि की मौत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जिसके लिए मैंने उसकी गाड़ी का पीछा किया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी पता नहीं कहीं गायब हो गई। कई घंटों बाद मैंने उसकी कार को एक सुनसान रास्ते में देखा। जब मैं अपनी कार से उतरकर उसकी कार के पास गया तो वहाँ पर निखिल अपनी कार में मर चुका था। घबराहट में मैंने अपने जेब से फोन निकाला, तभी फार्मेसी का बिल मेरी जेब से गिर पड़ा और शायद वही नंदन को मिला होगा और उसे मेरे पे शक है। लेकिन मेरा यकीन करो गौरी, मैंने निखिल को नहीं मारा। इतना कुछ कहने के बाद भी गौरी को विनय की बातों पर यकीन नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि सनी नंदन को बताता है कि सर, एसपी ऑफिस से जॉन सैमुअल के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। इस पर नंदन कहता है कि मुझे लगा ही था कि जॉन अपनी पावर की मदद से ऐसा ही कुछ करेगा। अब सनी यहाँ कहता है कि सर, एक और बुरी खबर आई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से हमें पता चला है कि विनय ही उस रात अपनी कार से निखिल की कार का पीछा कर रहा था, जिसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वही खूनी है निखिल और टॉनी का। उधर दूसरी तरफ जब जॉन सैमुअल अपने घर जा रहा होता है, तभी एक अनजान आदमी अपने हाथों में बंदूक लिए उसका पीछा कर रहा होता है। इधर नंदन और सन्नी घर पे आ जाते हैं विनय को अरेस्ट करने, क्योंकि अब तक ऊपर से भी ऑर्डर आ चुका था विनय को अरेस्ट करने का। विनय की गिरफ्तारी के बाद एसपी राशेल उस अजनबी आदमी को कॉल करती है जो हाथों में बंदूक लिए जॉन सैमुअल का पीछा कर रहा था। असल में ये आदमी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, जिसे राशेल ने जॉन सैमुअल के प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। अब वो उस आदमी को कहती है कि अब विनय पकड़ा गया है और तुम्हारा काम हो गया, तुम वापिस आ जाओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरी अपने भाई के अरेस्ट होने पर काफी दुखी होती है, इसलिए नंदन उसे अपने साथ गाड़ी में बाहर ले आता है। तभी जॉन सैमुअल नंदन को एक प्राइवेट नंबर से कॉल करके कहता है, थैंक यू नंदन, तुमने एक ऑफिसर को भेजकर मेरी जान बचाई और तुमने सारा मामला संभाल लिया। अब मैं आजाद हूँ। वैसे तुम पूरी स्टोरी जानना चाहोगे, है ना? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अंजलि को मेरे स्कैम के बारे में पता चल गया और उसने चुपके से सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे रूम से निकाल लिए, लेकिन सीसीटीवी से वो पकड़ी गई। मुझे डर था कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए निखिल और टोनी को अंजलि के घर पे भेजा। लेकिन अंजलि ने नहीं बताया कि उसने वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ छुपाए हैं, इसलिए उन्होंने मेरे कहने पर अंजलि को मार डाला। काफी ढूंढने पर भी हमें वो डॉक्यूमेंट्स अंजलि के घर में नहीं मिला। अगले दिन अंजलि का भाई मार्टिन आ गया, वो भी हमारे लिए कल को मुसीबत खड़ी ना कर दे, इसलिए टोनी को भेजकर मैंने मार्टिन को भी मरवा दिया। उसके बाद तुमने वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकाला और मैंने उसे भी गायब करवा दिया। अब उन डॉक्यूमेंट्स का कोई नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा। फिर अंजलि का बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारे बीवी का भाई विनय भी हमारे रास्ते का कांटा बन सकता था, लेकिन तुमने खुद उसे निखिल और टोनी के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच नंदन, अब से मेरे रास्ते में मत आना। इस पे नंदन कहता है 21 ग्राम्स। मरने के बाद आदमी का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है, जो कि उसकी आत्मा का वजन होता है। अब तुम भी तैयार हो जाओ अपने बॉडी से 21 ग्राम लूज करने के लिए, क्योंकि शायद तुम कल सुबह का सूरज नहीं दिखने वाले। तभी उधर जॉन की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पे आके बंद पड़ जाती है। तभी फिर से वही पुरानी कॉन्टेस्टा कार जॉन की कार के सामने आके खड़ी हो जाती है और एक आदमी उस गाड़ी से निकलकर जॉन सैमुअल की गाड़ी के पास जाता है और वो जॉन को भी मार डालता है। इधर नंदन कहता है, गौरी, टोनी और निखिल को मारने वाला किलर विनय नहीं है। जब मैंने उस गुलदस्ते वाले को विनय की फोटो भेजी तो उसने साफ मना कर दिया
कि वो एक आदमी नहीं है जो लेवेंडर के गुलदस्ते अंजलि की कब्र पे चढ़ाता था। इसलिए विनय अंजलि का वो करीबी नहीं है जिसने अंजलि की मौत का बदला लेने के लिए उन दोनों को मारा। इस पे गौरी कहती है तो किलर कौन है, कहीं फादर तो नहीं, कहीं वही तो रिवेंज नहीं ले रहे। इसमें नंदन कहता है नहीं, फादर जोसेफ नहीं। अच्छा तो कहीं जिम्मी तो नहीं? नहीं, जिम्मी तो नहीं, लेकिन जिम्मी और मार्टिन शुरुआत से ही अच्छे दोस्त थे। जब जिम्मी को ये बात पता लगा कि टिप्पर टोनी का एक पैर टूट गया और उसे स्टील का रॉड लगा है, तो उसने यही बात झूठ बना के फादर को बताई कि मार्टिन का यूएस में एक्सीडेंट होने की वजह से पैर टूट गया और उसे स्टील का रॉड लग गया है। जबकि ये सारी बात मार्टिन के साथ नहीं बल्कि टिप्पर टोनी के साथ हुई थी। यानी जिस दिन मार्टिन मरा था असल में वो खुद नहीं मरा था, बल्कि हाथापाई के दौरान उल्टा मार्टिन ने ही टोनी को मार डाला और उसे जला दिया। बाद में पुलिस को उसी जली बॉडी से सिर्फ एक स्टील की रॉड मिली। फादर ने समझ लिया कि ये स्टील रॉड तो मेरे मार्टिन को लगी थी, जबकि ऐसा नहीं था। और इस तरह अब तक टोनी और फिर निखिल को मारने वाला आदमी मार्टिन ही था, जो असल में अभी भी जिंदा है। और अब तक तो उसने जॉन सैमुअल को भी मारकर अपनी बहन का बदला ले लिया होगा। जिम्मी शुरुआत से ही जानता था कि उसका दोस्त मार्टिन जिंदा है और वही मार्टिन की हेल्प कर रहा था। उसी ने फादर जोसेफ को यह यकीन दिलाया कि मार्टिन के पैर में स्टील की रॉड है, जिससे टोनी की जली बॉडी में मिले स्टील रॉड को लोग मार्टिन की बॉडी का स्टील रॉड समझे। टोनी को मारने के बाद मार्टिन ने उसी की पुरानी कॉन्टेसा कार का इस्तेमाल करके अपनी बहन के एक गुनहगारों को मार दिया। असल में गौरी इस केस में सस्पेक्ट और विक्टिम एक ही है, इसलिए मेरे लिए केस अनसॉल्व ही रहेगा और यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर